ये बताती हैं कि राजनीति उनके लिए एक मिशन है, सेवा का। क्योंकि वो जिस संगठन से आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जितना मैं अपनी अल्प बुद्धि से एक पत्रकार के नाते उस संगठन को समझता हूँ, वहाँ निर्भीकता, निडरता और अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट, गीता का ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये सिखाया जाता है। इसीलिए कई बार विद्यार्थी परिषद चमत्कृत करता है जब वो अपनी ही सरकार को कई बार विनम्रता से और कई बार दृढ़ता से ये कहता है कि ये अगर ऐसे होगा तो बेहतर होगा। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो यात्रा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और केंद्र में, उसमें संघनिष्ठ सोच को अनुप्राणित करके आगे बढ़ने वाले विद्यार्थी परिषद और फिर उसी शक्ति से संचालित भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसे संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे बीच में जो व्यक्तित्व हैं, ये कविताएं भी लिखते हैं। मुझे पता चला बहुत स्वांतः सुखाई के लिए ही होगा, क्योंकि ये किसी को मुझे ही नहीं मालूम था जब मैं बात कर रहा था। और स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी तो है ही। क्रिकेट स्टेट लेवल पे खेला सर आपने? वाह, तालियां साहब। ये दोनों चीजें मुझे लगता है कि बहुत अलग अंदाज इनके व्यक्तित्व को देती हैं। सर, मैं बहुत स्वागत करूंगा आपका। और सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई हम सभी देंगे कि बस्तर को आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 2 गृह मंत्रालय का दायित्व संभालने वाले व्यक्तित्व, अमित जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आपकी तिकड़ी मिलकर जिस तरह ये काम कर रही है सर, ये बड़ा अचीवमेंट है। पहला तो इसी पर एक छोटी रोशनी डालें। मार्च 26 तक हमारा लक्ष्य है और एक ऐसे बस्तर की संकल्पना होगी जिसको अब तक हमने इतना शांत, इतना सुंदर और इस तरह से, इस रूप में जब हम देखेंगे एक अलग ही दृष्टि होगी। क्या कहेंगे आप? हेलो। बस्तर तो वैसा ही शांत और समृद्ध रहा ही है। ये तो बीच का कालखंड है जिसमें दिशाहीन लोगों ने, लोकतंत्र के विरोधी लोगों ने बस्तर के लोगों को भटका कर उस रास्ते पर ले गए जिसमें उन्होंने हत्याएं की, बस्तर के स्थानीय लोगों की हत्याएं की और बल्क में हत्याएं की। बहुत सारी घटनाएं हैं। एर्राबोर, चिंगावरम, मणिकोंटा, दरबागुड़ा, घोड़ा गांव, ऐसे कितने घटनाएं हैं जिसमें समूह में बस्तर के आदिवासियों की हत्याएं की गई। बस्तर के गांव तक विकास का नहीं पहुंचने दिया गया, विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया गया। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईडी बिछाए गए। स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत बीज या सिंचाई, ये सब कुछ बाधित किया गया। अभी अनेक ऐसे नौजवान मिलते हैं जो 25 साल की उम्र उनकी होती है, 30 साल की उम्र होती है, वो टीवी नहीं देखे रहते। इस सब के गुनहगार कोई है तो वो नक्सलिज्म है। और मार्च 26 तक का जो विषय है वो ये है कि बस्तर के लोगों के मनोभाव को समझकर इस द्वंद्व को तोड़ना आवश्यक था कि ये तो चलता ही है, पुलिस के और नक्सलियों के बीच तो ये सब होता ही है। इस भाव को खत्म करके स्पष्टता लाने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा, हम सब मिलकर उस पर काम कर रहे हैं और सशस्त्र नक्सलिज्म की दिशा में हम समयपूर्वक सफल होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं।
बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा जितना आप अपनी मर्यादा के भीतर हमें बता सकें, क्योंकि नक्सल ऑपरेशन की बहुत सारी चीज़ें, जैसा कहा जाता है कि रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता, जितना आप गरिमा से बता सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो रोल हम देखते हैं, एक बड़ा डायनामिक अप्रोच है उनका, और मुख्यमंत्री जी और आपने कदम दर कदम उनके साथ चलते हुए ये बताया है कि मंशा पवित्र हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। आज हम सब देख रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल के नंबर 1 ग्रेड के नक्सली कमांडर्स और इससे आगे के ग्रेड के नक्सली मारे गए, जिससे निचले कैडर जो नक्सलियों का है उनका मनोबल टूट गया। अमित शाह जी के साथ जब बात होती है, बैठकें होती हैं, जितना आप मर्यादा के भीतर हमें बता सकते, क्या उनका अप्रोच दिखता है, किस तरह से उनकी दृढ़ प्रतिज्ञता सामने आती है? बस्तर में जितने अधिकारी हैं पुलिस में, वो वही हैं जो पिछली सरकार में थे। जो व्यवस्था है बस्तर में वो वही है जो पिछली सरकार में थी। जो बदल गया है वो ये है कि सरकार बदल गई और सरकार का संकल्प बदल गया। किसी भी सरकार का संकल्प बड़ी बात है। तो अमित शाह जी जनवरी 2024 में आए थे। सबसे पहले दिसंबर में सरकार बनी थी यहाँ पे, जनवरी 2024 में आए थे। और औपचारिक बैठक जो थी उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने की। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म हुई है। अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधान यानी 370 समाप्त होकर के, जब कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में अगर 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा वैसा सब कुछ नहीं हुआ भाई। 370 समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर भारत में पूर्णतः विलीन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा देश की जनता को बड़े लंबे समय से थी। और उसके बाद देश के विभिन्न अंदरूनी क्षेत्रों में बम धमाके हुआ करते थे। कहां नहीं हुए बम धमाके? और उन बम धमाकों के बाद बम धमाके करने वाले समूह के लोगों के साथ बैठ के और चर्चाएं और उनको बिरयानी खिलाने का काम हुआ करता था। वो सब समाप्त हुआ। देश के अंदर होने वाले बम धमाकों को खत्म किया गया। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त हुई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। ऐसे बड़े बड़े संकल्प करना और उन संकल्पों को धरातल पर उतार लेना, ये सामर्थ्यवान व्यक्तित्व ही कर सकता है। और वो माननीय अमित शाह जी इतने सामर्थ्यवान हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी, बस्तर में भी इस बात का संकल्प किया है कि सशस्त्र नक्सलिज्म को समाप्त करेंगे। उस दिख ही रहा है वो काम जो हो रहा है। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि रणनीतिक तौर पर जब आप उनके साथ कभी भी चर्चा करेंगे, बैठेंगे, तो वर्षों बरस के बड़े बड़े अधिकारी भी जो उसी काम पर लगे रहते हैं, उनको भी वो नया ढंग और नया काम बता देते हैं। ये बड़ी बात होती है, काम करने का नया ढंग और नया काम बता देते हैं। और ये देखकर ये समझ में आता है कि लंबे समय के अनुभव से भी अधिक जो आवश्यकता है वो आपकी जिजीविषा की है, आपकी इच्छा की। बहुत लंबा समय तक का कार्यकाल, आप 10 सालों का अनुभव है, लेकिन 11वें साल पर आप हैं। लेकिन कोई एक है जो 6-8 महीने में भी सोच करके ये कह देगा कि नहीं भाई ऐसे क्यों। उतनी इच्छा होनी चाहिए उस बात के लिए। और पूरे देश में बड़ा काम जिन्होंने किया है, ऐसे माननीय अमित शाह जी, उनके संकल्प और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके मार्गदर्शन में ये जो इतना भी काम चल रहा है, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, लेकिन इन बड़े नेताओं ने जितना भी निर्णय किया है उसके माध्यम से मैं सोचता हूं कि बस्तर में आप अगली बार जब आएंगे तो इंद्रावती नदी के किनारे बैठकर चाय पी लेंगे आराम से। बिल्कुल, और बहुत शुभकामनाएं। और मैं जरूर चाहूंगा कि इंद्रावती नदी के किनारे ही हम ये कार्यक्रम आयोजित करें और विजय जी हमारे साथ हो। आदित्य ने एक खाका खींचा था कि आपकी मोटरसाइकिल धड़धड़ाती हुई रायपुर से कांकेर आती थी जब आप प्रभारी थे यहाँ के, और यहाँ के नेताओं से मिलना, जनप्रतिनिधियों से मिलना। और एक शब्द अभी आपने प्रयोग किया कि हम तो श्रमिक हैं। ये
एक मिशन रिडन सोच को दर्शाता है। मैं जानता हूं कि आप यह जवाब दे सकते हैं कि शरद जी मेरे लिए कुछ नहीं बदला, अब मोटरसाइकिल की जगह लाल बत्ती की गाड़ी है, डिप्टी सीएम का पद है, लेकिन अंदर कुछ नहीं बदला। लेकिन फिर भी इस सफर को आप कैसे देखते हैं कि एक कार्यकर्ता भाव से उठकर कविताएं लिखने वाला, मंचीय प्रतिभा का भरा पूरा एक युवा आज डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ का और अनंत संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है? यही बीजेपी है, यही भाजपा है। मैं 20-25 सालों तक टिकट मांगता रहा, टिकट नहीं मिली। पहली बार ही टिकट मिली। पहली बार टिकट के साथ साथ दायित्व भी बड़ा मिला। इस बड़े दायित्व के मिलने के बाद भी मैं आज तक ये महसूस नहीं किया हूं कि अंदर में कहीं कुछ भी बदला हुआ है, कहीं कुछ भी बदला हुआ है। और हम लोग तो दंतेवाड़ा से, हमारी विकास यात्रा थी 2000 मैंने आखिर डॉक्टर रमन साहब की तीसरी सरकार की तीसरे कार्यकाल की, तो दंतेवाड़ा से लेकर के मैं सोचता हूं कि रायगढ़ तक बाइक से ही गए हैं हम लोग, विकास यात्रा के साथ साथ जाना। और तो वो यात्राओं में तो लग रहे हैं। बहरहाल ये जरूर है कि भाजपा में काम का चिन्हांकन हो जाता है। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो ऊपर बैठकर नीचे काम करता हुआ देखते। शर्त इतनी ही है कि आपको अपने काम के बारे में बताने की जरूरत न पड़े, आपका काम आपके बारे में बता दे। अगर ऐसा हुआ तो चिन्हांकन हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो दूर से चमकता हुआ कोई काम करता ऊपर वालों को दिख जाता है, मुझे ऐसा लगता है। सर, ये बात कहता हूं कि बीजेपी में कुछ अदृश्य आंखें हैं, जैसा विजय जी कह रहे थे, वो देखती रहती हैं आपको। और सही समय पर जब चुनाव इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है तो उन जब अदृश्य आंखें जब दृश्यमान होती हैं, जब नजर आती हैं और पूरा उनका व्यक्तित्व तो दिखता है, तो पूछा जाता है कि विजय शर्मा जी के बारे में क्या राय है। परिश्रमी है, मेहनती है, निरंतर कार्यशील है, बाकी जैसा आप सब उचित समझें। इस तरह से वो सभा अपना अभिमत देती है और वहां से स्पष्टता होती है कि अब एक सक्रिय कार्यकर्ता को उचित अवसर देने का ये सही मंच है। इसी के बीच में सर कविताएं लिखना, खेलना, ऊर्जावान रखना, भाषण वक्तृत्व कला में दक्ष होना एक बहुमुखी प्रतिभा है। और राजनीति में तो ये बहुत सघनता से, और यही हम देखते हैं आपको जब तर्कों की धार के साथ, चाहे वो टीवी के कैमरे हों या हमारे इस तरह के कार्यक्रम हों, कविता लिखने के लिए जो ये भाव उपजा, ये ड्यूरिंग स्कूल डेज, कॉलेज डेज, कब से? नहीं, कविता लिखने का तो विषय नहीं है। मैंने इतनी हिमाकत कभी नहीं की कि कविताएं लिख लो। हाँ, कविता पाठ कर लेते हैं, कोई किसी और की रचना है तो अच्छा है तो वो कर लेते, वो एक अलग बात है। बाकी कविता लिखना बहुत बड़ी बात होती है। ये भी विनम्रता का एक तत्व है। देखिए कि इस तरह से अपने को अभिव्यक्त करना। फिर भी सर मुझे लगता है कि कविता, जैसा कहा जाता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। एक जन सेवक या सार्वजनिक जीवन में आया व्यक्ति भी बहुत पीड़ाएं देखता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक लंबा कालखंड है, 2003 के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब तरफ आपने देखा होगा। उसके बीच में जो भाव आपके मन में उस समय रहता था कि क्या हम कभी शिखर की उस यात्रा की तरफ बढ़ेंगे? मैं ही नहीं, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, उस सब की लंबी संघर्ष की बात होती। कोई भी हो, इसमें कोई बात नहीं। और ऊपर टिके रहना तो और भी मुश्किल काम है। शिखर पर टिके रहना ये और भी मुश्किल काम है। तो ये जो लंबी यात्रा है, इस यात्रा के लिए ये पीछे छूट जाता है। फिर जब अभी आपकी पहचान जब बनती है तो कुछ लोग ही होते हैं, कार्यकर्ता जो साथ होते हैं, वो उन्होंने देखा होता है, वो जानते हैं, लेकिन बाकी सबको मालूम नहीं होता। सबको ये लगता है कि बड़ी वाली गाड़ी में घूम रहे हैं, बहुत सारा ये है, भैया इनका ऐसे टाइप।
लेकिन मन में एकदम स्पष्ट होना चाहिए हर एक नेता कार्यकर्ता को, ये सब मीना बाजार है, ये कितने दिन का है ठिकाना नहीं, इसमें कोई नहीं है। काम करने का अवसर मिला है तो काम कर लिया जाए, बस इतना है। अगर हम काम कर लें तो ये माने कि चलिए जिस काम के लिए सोचा वो कर लिया। फिर भी आपको एक बात बताऊं, बहुत दिनों के अनुभव के बाद, बहुत दिनों के चिंतन के साथ भी जब आप आगे आकर के इस दायित्व पर आते हैं तो ये पाते हैं कि मैं चाहता था ये करना, आज मैं ये हो जाऊंगा तो करूंगा ये सोचता था, आज होने के बाद भी नहीं हो रहा है। ये स्थिति दिखती है। संतुष्टि अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम का कहेंगे तो मैं थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए कहूंगा तो हम लोगों ने एक मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन चलाया था प्रधानमंत्री आवास के लिए। 18 लाख आवास विगत सरकार नहीं दे रही थी तो मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे भूपेश सरकार, ऐसा आंदोलन चलाते थे। उस आंदोलन को खड़े करने के लिए भी हमारे संगठन में बहुत सारी बातें हुई और फाइनली मुझे उसका कार्यभार सौंपा गया प्रदेश के लिए। मैंने वो आंदोलन हम लोगों ने किए, जनता के बीच में उस विषय को मैंने देखा कि कितना महत्वपूर्ण है ये। और जब इस कार्य आंदोलन को करने के बाद आखिरी बड़ा आंदोलन था इसमें, तो उस दिन ये कहा गया कि भाजपा की सरकार बनेगी तो बनने वाली सरकार के कैबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा कि ये प्रधानमंत्री 18 लाख आवास स्वीकृत किए जाएंगे। भाजपा की सरकार बनी और 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ। 14 दिसंबर 2023 को कैबिनेट की पहली बैठक हुई और पहली बैठक में मेरे सौभाग्य से मैं वहां उपस्थित था और 18 लाख जब प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए तो मैं उनके उसमें मैंने भी हस्ताक्षर किए। ये संतुष्टि का विषय होता है। एक फर्जी अपराध दर्ज करके मुझे जेल डाल दिया गया था। अब जेल में थे, उसके बाद गृह मंत्री के नाते मैं उसी जेल के इंस्पेक्शन में गया था। तो ये दो चीजें जो है ये दिखाती हैं राजनीतिक क्षेत्र में काम की संतुष्टि कैसे हो सकती है और कितना परिवर्तनशील है। साथ ही साथ एक बात और है, मैं बहुत सारी पंचायती राज के संदर्भ में बहुत सारी बातें सोचा करता था। मैं पंचायत राज में काम किया हूं, 2 बार जिला पंचायत का सदस्य रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सारी बातें सोचा। मुझे लगता था कि ये पंच का चुनाव क्यों होना चाहिए, 80 लोग हैं, उनके बीच में वोट डालना है तो 4-6 फिर खड़े पंच के लिए प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। ये कहां तक उचित है? कहां तक ये उचित है कि बंद डब्बे से ही लोकतंत्र निकलता है, ये सोचना कहां तक उचित है? क्या लोकतंत्र के और दूसरे तरीके नहीं हो सकते हैं क्या? कम से कम छोटे चुनावों के लिए, बड़े चुनाव के लिए चलिए गुप्त मतदान ठीक है, लेकिन पंच के चुनाव के लिए भी ये मान लेना कि गुप्त मतदान से ही लोकतंत्र निकलेगा, ये कहां तक उचित है? तो बहुत सारी बातें मन में आती थी। ये भी मन में बात आती थी कि पंचायती राज के चुनाव के चलते तो बहुत सारा आपस में द्वेष भाव गांव के अंदर आ जाता है, जो गांव के स्वाभाविक, हमारे भारतीय गांव के स्वभाव के विपरीत है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इसमें क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाओं को मैं अनवरत सोचता था, आंखों से देखता था, सोचता था कि कभी समय मिलेगा तो ठीक करेंगे। आज समय है, लेकिन अभी भी मैं ठीक करने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे अभी भी ये लगता है कि इसके लिए जनमानस तैयार करना पड़ेगा। मुझे अभी भी लगता है कि इसके लिए अधिकारियों के मन को तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं इस दिशा में कोई बात हो सकती है। संवैधानिक प्रावधानों को भी समझना पड़ता है कि संविधान में तो ये प्रावधान है, हम कैसे इसके विपरीत सोच सकते हैं। अगर संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं तो फिर आपको केंद्र को भी बताना होगा। तो क्या मैं ही सही सोच रहा हूं या बाकी सब कुछ है? तो वो क्या स्थितियां हैं? ऐसी बहुत सारी स्थितियां गाँव में। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, इसलिए इस दिशा में बात आगे बढ़ा लेता हूं। गांव में कोई भी नेता जाते हैं, उन्होंने कोई मांग की गांव वालों ने, और फिर उन्होंने घोषणा की और तालियां बजी। ये प्रक्रिया ठीक नहीं लगती मेरे को। मुझे लगता है कि भाई गांव के विकास के लिए जो राशि है वो गांव को दे देनी चाहिए। वो गांव की अपनी संपत्ति है, पूंजी है, वो जैसा चाहेंगे उसमें बनाएंगे। कोई इंजीनियर सीसी रोड देखने क्यों जाए, कोई इंजीनियर नाली देखने क्यों जाए? उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जिसके लिए सीसी रोड और नाली देखने के लिए कोई जाएगा? आवश्यकता ही नहीं है, गांव खुद बना सकता है। तो क्या हम गांव का ऐसा कोई विषय रख सकते हैं कि सारे राशि जो गांव के विकास के लिए लगनी है उसको एकत्रित करके गांव में उसके जनसंख्या और
क्षेत्रफल के अनुपात में बांट दिया जाए। जब वो बांट दिया जाएगा तो गांव में रहेगा, गांव अपने ग्राम सभा का प्रस्ताव कर करके जो उपयोग करना है वो कर लेंगे। तब किसी नेता को वहां जाकर के कुछ घोषणा करने की और ताली बजवाने की जरूरत ही नहीं होगी। एक गांव से अधिक 2-3 गांव के जब बीच की बात होगी तो विभाग काम कर लिया करेंगे। क्यों नहीं हम गांव में ही पंचायत को ही मीटर का कनेक्शन दे देते हैं, आगे का कनेक्शन वो बांटा करें अंदर। प्रधान जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए दूर से उसको नियंत्रित करने की क्या जरूरत है, पंचायत को दे दिया जाए, पंचायत प्राइमरी स्कूल चला ले अपना। आंगनबाड़ी को लोग जिले से नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है, आंगनबाड़ी पंचायत चला ले अपना। आदि आदि में सोचा करता था, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन आज पंचायत विभाग का मैं मंत्री हूं, अभी भी मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं कैसे इसको लागू करवा सकता हूं, कैसे ये हो सकता है। और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपको सबको एक साथ लेकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ना होता है, तब जाकर के ये काम हो पाता है। लेकिन कोशिश नहीं छोड़ेंगे, ये बात पक्की है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कम सुना है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं सुना है, लेकिन एक राजनेता के ईमानदार मन को भी आपने आज सुना है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने ये किया 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 किया, इसकी अनुगूंज से तो क्षितिज गूंजता है, लेकिन यहां मैं अटक रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। ये मन की बात है, ये एक ऐसे राजनेता का मन। और यहां एक पॉलिटिकल फेस है, राजनीतिक चेहरा है विजय जी का, कि मैं बदलना चाहता हूं, रिफॉर्मिस्ट की तरह, गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह, कि ये खुद स्वनिर्भर हो ना गांव, कि खुद जिला पंचायत के सदस्य रहे, जानते हैं। एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सवाल है, लोग भी जानना चाहते हैं। मैंने देखा हेमंत खंडेलवाल जी हमारे यहाँ कुर्ता पाजामा नहीं पहनते, पैंट बुशर्ट पहनते हैं। कई नेता बीजेपी के पहनते हैं। नितिन गडकरी जी से मैंने पूछा था एक बार, वो बोले नहीं ऐसा कोई विशेष उसके पीछे कारण नहीं है, लेकिन यही अच्छा लगता है। और विद्यार्थी परिषद के अनेक नेताओं को जिनको मैंने देखा, उनमें से कई, इसके पीछे कोई विशेष दृष्टि सोच नहीं कि कुर्ता पजामा के बजाय आपने इसको क्यों चुना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कुर्ता पायजामा भी पहना करता था, लेकिन अभी जब मुझे संगठन के द्वारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया, शपथ ग्रहण में मैं गया था, तो जो उपलब्ध था वो पहन कर गया था। वो ऐसा ही शर्ट पैंट था, एक डार्ट पैंट और एक शर्ट। तो मंच पर था हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी हैं BL संतोष जी। मालूम नहीं, उन्होंने हमारे जो प्रभारी हैं प्रदेश के नितिन नवीन जी, उनको शायद कहा, और नितिन जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा है ऐसे ही पहना करो। तो मेरे से हो ये गया कि मैं ये नहीं पूछ पाया कि कलर बदल सकता हूं कि नहीं बदल सकता और अभी बड़े दिनों के बाद ये अवसर भी मिला, जब मैन पार्ट में से मैं उनको उल्टा पानी दिखाने ले गया था, BL संतोष जी को। मैन पार्ट से थोड़ी दूर में जैसे पानी ऊपर चढ़ता है, आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखें, पानी ऊपर चढ़ता है उसमें, और आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे, खाली हाथ छोड़ देंगे तो गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ने लगती। तो ये उल्टा पानी वहां पर है। तो मैं वहां पर उनको ले गया था, बड़ी देर तक मैं साथ रहा। थोड़ी मैंने बात भी छड़ी कि भाई साहब उस दिन ये हो गया था, तो फिर मैं कलर वलर, तो उनका फोन आ गया कहीं से, उसने उन्होंने फोन पे बात शुरू कर दी और वो बात खत्म हो गया। मैं अभी भी नहीं पूछ पाया तो पहले तो पहना करता था, अब नहीं पहन पा रहा हूं, तब से यही चल रहा है एक्चुअली। नहीं, इसके पीछे कोई दृष्टि होगी, क्योंकि जिस व्यक्तित्व की तरफ से ये बात कही गई है, निश्चित तौर पर, और इसके पीछे एक कारण ये भी लगता है कि अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कुर्ते पजामे में कोई समस्या या चुनौती है। एक और जो सवाल इसमें एक चक्कर है कि मैं ऐसे ही पहन के जाता हूं, तभी CM कॉन्क्लेव होता है, तो प्रधानमंत्री जी रहते हैं, मुख्यमंत्री जी सब प्रदेशों के और उप मुख्यमंत्री गण भी जाते हैं। उसमें बहुत बहुत अच्छी मीटिंग होती है, और उस बैठक में प्रधानमंत्री जी को बोलते जब आप सुनेंगे, हर एक लाइन पर एक बड़ी योजना उनकी होती है, उसका 20% भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। इतने गजब ढंग से वो इस बात को रखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के उस बैठक में जाते हैं, तो इस मेरे वेशभूषा के कारण अनेक जगहों पर रोका जाता हूँ, रुको भाई यहाँ नहीं जाना है, तो फिर परिचय देना होता है, कोई ना कोई बताता है उनको कि नहीं भाई ऐसा है, जाने दिया जाए। तो वो कुर्ता पजामा जो ट्रेड है, उसके नहीं होने का भी फर्क है।
बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही है। वो एक सर्टिफिकेट भी है, प्रमाण पत्र भी है कि आप नेताजी हैं, और एक हम सब के मानस में है। एक और चीज विजय जी जो मुझे दिखती है, आपको भी, क्योंकि आपका भी भावुक मन है, तो बजने दीजिए, तालियां बजती रहें। हैप्पी बर्थडे विधायक जी, हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, आइए। बहुत शुभकामनाएं आपको, जन्म दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुत्व का चेहरा जैसे शब्द जब प्रयुक्त होते हैं, तो मैं भी सोचता हूं कि हिंदुत्व का चेहरा कैसा चेहरा। हिंदुत्व एक विचार शक्ति है, हिंदू एक धारा है, हिंदुत्व जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जीवन शैली कहा, वो एक ऐसी धारा है जो किसी के जीवन में किसी और धर्म में हस्तक्षेप किए बिना आगे बढ़ती है, लेकिन व्यक्ति अटकने लगता है या अटका दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि जब भी बात होती है, तो अभी मालेगांव फैसला आया, सारे आरोपित व्यक्तित्व तो बरी हुए, नहीं साहब कुछ नहीं है। साध्वी प्रज्ञा भारती जो भोपाल से सांसद हैं, वो भी शामिल थी, कनल पुरोहित, तमाम लोग। क्या आपको लगता है कि अब इस पर एक बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि और समझ को भी विकसित करने की जरूरत है? बहुत सारे लोग या समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं, क्या लगता है आपको? मालेगांव विषय में सिर्फ इतना नहीं हुआ है कि कोर्ट का एक निर्णय आ गया है, साथ ही साथ एक अधिकारी का भी बयान आया है जिसमें यह कहा गया कि संघ के और भाजपा के बड़े नेताओं को इसमें जोड़ना है, और उन्होंने मना किया। ये उस समय के उस षड्यंत्र को दिखाता है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो शायद जावेद अख्तर जी हैं जो उनसे पूछते हैं कि जिन्ना ने जिस ताकत का उपयोग करके पाकिस्तान बनाया, जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष जैसा ही होगा, सब धर्मों का समान सम्मान होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस तरह के ताकत का उपयोग करके वो देश बना था। अभी भाजपा वैसे ताकतों का उपयोग करती है, तो भारत में क्या होगा, क्या यह धर्मनिरपेक्ष बच पाएगा? ऐसा उन्होंने अटल बिहारी जी से पूछा। तो अटल बिहारी जी ने यह कहा था कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष है वो आरएसएस या भाजपा के कारण नहीं है, ये भारत में रहने वाले 82% लगभग हिंदू हैं, उनके कारण भारत धर्मनिरपेक्ष है। उसमें बड़ी स्पष्टता से उन्होंने ये कहा था कि कोई एक किताब नहीं है हमारी, हिंदुओं की कोई एक किताब नहीं होती, बहुत सारी होती। कोई एक भगवान नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। कोई एक पैगंबर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और कुल मिलाकर ये जो सोच का तरीका है, सोचने का तरीका है, ये भारत को हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष जैसा बनाता है, और हिंदुओं की बहुलता के कारण भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। तो भारत के धर्मनिरपेक्ष होने से के पीछे ये भाव है, और इसलिए हिंदू जो भाव है ये बहुत स्पष्टता है। चरण छूना, मैं कितने पंचों से कितने लोगों को बोला हूं कि अगर आपके घर के बच्चे अपने ही घर के माता पिता के सुबह उठकर चरण छूना शुरू कर दें, तो बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिसमें आतंकवादी होंगे नहीं। ये संस्कार आप संस्कार ऐसे ही दिन प्रतिदिन के गतिविधियों से संस्कार किसी के मन में जाता है। और संस्कार होते क्या है भाई? संस्कार ये होते हैं कि उचित और अनुचित का आपको भान करा दें समय पड़ने पर, ये आपके संस्कार है। तो हिंदुइज्म में, भारत में ऐसे ही बहुत सी प्रक्रियाएं रोज होती हैं जो आपके अंदर ऐसे संस्कार बना देती हैं जो उचित और अनुचित का निर्णय करने का आपको प्रेरणा दे दें। और ऐसे ही कारणों से मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व का चेहरा या हिंदुवादी होना, ये तो सबसे अच्छा है भारत में। यही तो है जो भारत की माटी से होना चाहिए, यही तो है जो भारत में होना चाहिए। मैं एक बड़े हमारे प्रमुख हैं, उनसे मैंने पूछा भी था कि हिंदू मने क्या, और सबसे जनरलाइज्ड जो आंसर मुझे आज तक मिला वो ये मिला कि जो कह दे भारत माता की जय वो हिंदू। जो कह दे भारत माता की जय वो हिंदू है। और मुझे इसमें सब कुछ दिखता है। जो इतना नहीं कर सकता है उसके सोच पर फिर प्रश्न चिन्ह उठता है, और ऐसे सारे ही लोगों के लिए फिर हम लोग काम करते हैं। जी, अभी छत्तीसगढ़ में
कथित धर्मांतरण से जुड़े कई विषय सामने आ रहे हैं और जब भी ऐसे विषय उठते हैं तो फिर ये आवाज़ सुनाई देती है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में ऐसे विषय उठते हैं, जबकि हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए कहा गया कि वो इंक्लूसिव सोच का सब्जेक्ट है। आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसे आलोचकों को क्या जवाब देंगे आप कि हम जब इतने आक्रांता आए भारत में, इतने सारे धर्म परिवर्तनों के विषय हुए जो सामने आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, किताबें भरी पड़ी हैं, फिर भी भारत आगे बढ़ता रहा है, तो इसके लिए आखिर प्रक्रिया क्या हो कि हम जो समीक्षक हैं, आलोचक हैं, उनको क्या जवाब दें? इसको उनको जवाब नहीं देना है। बहुत पहले ही निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए, ऐसा कहा गया है। तो इसे जरूर सुनना है, समझना है और उनकी बातों में कितने भी प्रतिशत की सत्यता हो, उस सत्यता के आधार पर फिर काम आगे बढ़ाना है। मैं निसंदेह ये मानता हूं भाजपा की सरकार है तो ये सोच बहुत स्पष्ट होती है। अभी हम लोगों ने एसटीएफ का गठन किया घुसपैठियों को निकालने के लिए। घुसपैठिए वो जो अनधिकृत तौर पर भारत में आकर के बांग्लादेश इधर उधर से रह रहे हैं। मैं थोड़ा आग्रह करूंगा आपसे, प्लीज उधर जो महिलाएं हैं थोड़ी देर सुन लीजिए। ये आपके अपने छत्तीसगढ़ की बात है। बातचीत में समझता हूं महिलाओं का चुप रहना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर सुनिए। जी सर, माफी चाहूंगा जी। तो इसमें समय ज्यादा हो गया है, भोजन बनाने का समय है, आप समझे जरा। एक दो सवालों के साथ समाप्त करूंगा। बिल्कुल नहीं, मेरा कहना है आप वो चलने दें और दीदी लोग जाना चाहें वो चले जाएं, ऐसा है। इस पे तो ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। देखिए कितनी सहजता से कहा विजय जी ने, जाना हो तो चले जाए। देखिए ये बहुत जी। मैं कह रहा था कि इसमें विषय था सर हिंदुत्व, जवाब देना, किस तरह से उनको बताना। हाँ। जी, समीक्षकों को, आलोचकों को। वो कोई मतलब विषय नहीं है, उसमें जो भी सत्यता का अंश है उसके आधार पर फिर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जरूर है कि अभी जब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जब कोशिश हो रही थी तो बहुत स्पष्टता से ये बात आई कि ये काम सारे भाजपा की सरकारें नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ये हमको ही करना है। धर्मांतरण अवैध रूप से जो होता है, प्रलोभन देकर होता है, थ्रेटनिंग के साथ होता है, उसको रोकना ये भी भाजपा की सरकार का काम है और हम जरूर करेंगे। हमारे यहाँ 1968 के प्रावधान अभी लागू हैं, आगे बढ़ा करके हम इसको अभी नए प्रावधान इस पर लेकर के आने वाले। और जितने साथी कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि उनको अपेक्षा है, इस सरकार से अपेक्षा है। घटनाएं इससे अधिक पिछली सरकार में हुई हैं। पिछली सरकार में व्यवस्थित उनको करने के लिए कोशिश की गई और इसी का परिणाम है जो आज घटनाएं दिखती हैं। पहले भी घटनाएं हुई हैं लेकिन उन घटनाओं में कुछ नहीं होगा, सबको ध्यान था, इसलिए नहीं कहा गया। आज उम्मीद है लोगों को कि भाजपा की सरकार है, इसमें जरूर कार्यवाही होगी और हम जरूर कार्यवाही करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे, उसमें कहीं कोई वाह, बढ़िया। आखिरी सवाल कर रहा हूं और ये सवाल ये महिलाओं की तरफ से भी आप समझ लीजिए। अर्धांगिनी जो हैं, जीवन का आधा हिस्सा उनके साथ हम साझा करते हैं। आपकी जो अर्धांगिनी है, हालांकि आपके व्यक्तित्व को जितना मैं आज आपसे बैठ के और निकट से समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि आपका अनुशासन बहुत प्रबल है और आपने बहुत अच्छे कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है कि जितना भी समय मिले, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, समय कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो कैसे जो जीवन साथी हैं आपकी, रश्मि जी, कितना समय, अभिनव जी, रश्मि जी जो पुत्र हैं, उनको क्या शिकायत नहीं रहती कि विजय जी इतने व्यस्त, अब यहाँ से जा रहे हैं कांकेर से तो ट्रेन तैयार खड़ी है, सीधे निकल जाएंगे? कैसे इस समायोजन को, एक राजनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये वहां 7 तारीख को, शायद 10 तारीख है, 7 तारीख की सुबह 4:30 बजे दिल्ली से आए तो एयरपोर्ट से सीधे बस्तर आए थे और फिर अभी बस्तर से जा रहे हैं तो सीधे अंबिकापुर जाना है। समय नहीं दे पाने का तो रंज मुझे भी रहता है लगातार। और मेरी पत्नी को
उनका लगातार साथ भी रहता है, बहुत मेहनत भी करती हैं। इनफैक्ट एक रत्ती भी राजनीति का कुछ उनको ध्यान नहीं होता था, लेकिन अब मेरे साथ काफ़ी काम करने लगी हैं, काफ़ी चीज़ों को देखने समझने लगी हैं, बहुत सारे ऐसे मामलों में आगे बढ़ कर के सहयोग करने लगी हैं। वो सारा सहयोग करने के बाद में नाराजगी जरूर जताते रहती हैं कि मैंने ये कहा आज तक नहीं हुआ, मैंने ये कहा आज तक नहीं हुआ। मूल विषय यह है कि जीवन का भाव है अपना अपना। अभिनव भी काफ़ी बड़ा हो गया है, 12th में आ गया है, और पहले तो काफ़ी समय होता था साथ में, अब समय कम पड़ता है। कम से कम 5-6 सालों से ऐसा हो गया है कि समय बहुत कम होता है। इस बात का दुख भी होता है मुझे, और हमारे यहाँ बड़े नेताओं का बहुत स्पष्ट कहना होता है कि परिवार के लिए समय ज़रूर निकाल लेना चाहिए, बिल्कुल निकाल लेना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा, शायद टाइम मैनेजमेंट पूरा ना सीख पाया हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, और मैं सोचता हूँ कि मैं रश्मि को भी और अभिनव को भी जल्द ही खुश कर लूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता से, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उन्होंने एक अनौपचारिक बैठक में ये बात कही कि आप अपने परिवार को जरूर समय दीजिएगा, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं। आपका परिवार जितना समृद्ध होगा, ये मैसेज आपके सार्वजनिक जीवन में भी जाएगा कि बहुत अटैच हैं। इसलिए मैं देखता हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, इसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन अनेक नेताओं के परिवारों में मैंने ये चीज़ देखी है कि एक सुसंस्कृत और राजनीति में रहते हुए अपने पिता के ऑरा से बिल्कुल अलग एक दुनिया में विजय जी जिस माटी के धनी, चरित्र के धनी व्यक्तित्व हैं, वो सवालों से कतराते नहीं हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकारी नहीं हूं, जागृत है। कॉन्शियस उनका जो है वो चैतन्य है। चैतन्य व्यक्ति कितने भी कठिन सवाल उठे, उसका मन बुझता नहीं है। वो कहता है ये नहीं हुआ, जैसा उन्होंने आज हमारे साथ परिवार के विषय पर बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने जो मन का भाव था, और पंचायत मंत्री के नाते उन्होंने जो बात कही, वो तो मेरे मन को छू गई। ये बहुत कठिन होता है कि हम पब्लिकली एडमिट करें कि ये मैं चाह के नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपकी सफलता का यही बड़ा कारण है विजय जी, कि आप इन सवालों से लड़ते रहे हैं और उनके उत्तर ढूंढते रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ट्रेन आपका इंतजार रायपुर में कर रही है, लेकिन आज मैं भाभी जी को जरूर कहूंगा और अभिनय जी को भी कहूंगा कि कभी मौका मिला, हम बैठेंगे तीनों के साथ जब, तो मैं जरूर पूछूंगा, और विजय जी वहां बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे, ये मैं भरोसा आप सबको दिलाता हूं। सर बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। प्लीज कुछ अवार्ड्स हैं सर, मैं 1-2 मिनट बुलवाना चाहूंगा। फूलबती उसेंडी जी मंच पर आ जाएंगी जल्दी से। सरपंच है कैसे कोड़ी की फूलबती उसेंडी, जल्दी आ जाएंगी। श्रीमती हेमा हुपेंडी आ जाएंगी सरपंच, उसके बाद थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगी। फूलबती उसेंडी जी सरपंच है केसेगोड़ी की, हेमा हुपेंडी जी हैं सरपंच है श्री रामतई की। सोनमती कुवाची आ जाएंगी मंच पे जल्दी, सोनमती कुवाची। देवली ध्रुव, बुलवा रहा हूं। बाकी मैं चाहूंगा कि विक्रम उसेंडी जी भी मंच पर आ जाएं। विधायक जी आसाराम जी आप भी मंच पर आ जाएं कृपया। देवली ध्रुव जिला अध्यक्ष जी भी आ जाएं, जनप्रतिनिधि जितने हैं सभी मंच पर आ जाएं। देवली ध्रुव जी, फूलबती जी, हेमा उपेंडी, सोनबती, देवली ध्रुव। धीरे प्लीज। हाँ चलिए जी। जी सोनबती जी, आप उसके बाद मंच से उस तरफ से नीचे उतर जाएंगी। देवली ध्रुव आ जाएंगी मंच पर। कमलू राम मंडावी, राजनाथ पोटाई जल्दी आ जाएंगे मंच पर, नाम बता देंगे अपना। कमलू राम आ जाइए, उधर आ जाइए कमलू राम जी। कमलू राम मंडावी जी,
राजनाथ पोटाई जी, कमलूराम जी, उसके बाद राजनाथ पोटाई जी, अजय साहू आ जाएंगे उसके बाद। अजय साहू जी ये आ रहे हैं, अजय साहू जी। जागेश्वर पुजारी जी आ जाएंगे जल्दी से, जागेश्वर पुजारी। इसके बाद रंजीत गोटा जी आ जाएंगे, सीईओ हाईटेक ग्रीन वर्ल्ड। 4 लाख पौधे दिए इन्होंने किसानों को। रंजीत गोटा, रंजीत गोटा। कैलाश साहू जी आ जाएंगे इसके बाद। रंजीत गोटा जी है, मंच पर आ जाएं जल्दी से, फटाफट दौड़ के। कैलाश साहू जी साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। कैलाश साहू जी अगर हो तो आ जाएं जल्दी। रंजीत गोटा जी, कैलाश साहू जी जल्दी आ जाएं मंच पे। साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं कांकेर के, कैलाश साहू जी। राजा देवनानी जी आ जाएंगे प्लीज मंच पर। राजा देवनानी जी जल्दी आ जाएंगे मंच पर। ईश्वर कावड़े जी भी आ जाएंगे, जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा। ईश्वर कावड़े जी, ईश्वर कावड़े जी हैं यहां पर, जल्दी आ जाइए मंच पर। ईश्वर कावड़े अगर हो यहां तो जल्दी आएंगे प्लीज। हम लोग चाहेंगे कि चूंकि जिला अध्यक्ष भी यहां पर हैं, महेश जैन जी के लिए भी हमारे छोटे से हमने मोमेंटो रखा है, गृह मंत्री जी अपने हाथ से उनको दे दें। महेश जैन जी, महेश जैन जी। अभय बाफना जी आ जाएंगे मंच पर। अभय बाफना जी, अभय बाफना जी मंच पर आ जाएंगे। सागर महिला संगठन की महिलाएं हैं। गृहमंत्री जी आपको राखी बांधना चाहती हैं यहाँ की महिलाएं। 2 मिनट में चाहूंगा जल्दी से आ जाए मंच पर। सागर महिला संगठन की महिलाएं, तो जल्दी आए, तुरंत आए, उनको निकलना है, जल्दी आएंगे फटाफट। आ जाए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। अभय बाफना जी पहले आ जाइए आप, अगर आप आ गए हैं तो। अभय बाफना जी, बाफना जिस होटल में हमारा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ के ओनर हैं अभय बाफना जी। आइए, सागर महिला मंडल की महिलाएं आ जाएं। डिगेश कोमा जी हैं क्या यहां पर? डीओ साहब मंच पर आ जाएंगे। रमेश निषाद जी जल्दी से आ जाएंगे। उसके बाद सीओ साहब भी मंच पर आ जाएंगे कृपया। रमेश निषाद, अच्छा डिकेश कुमार साहब भी आ गए ना। एक एक करके महिलाओं को उतर जाते। आप लोग उस तरफ से उतर जाइएगा कृपया। आपने अच्छा फोटो जरा दीजिए, मैं करवा रहा हूँ। हाँ मैं करवा रहा हूँ, आ जाइए। डिकेश कोमा जी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीएमजेएसवाई के। आ जाइए सर जल्दी। डिकेश कोमा जी हैं। रमेश निषाद जी आ जाएंगे डीओ साहब। हरेश मंडावी जी आ जाएंगे इसके बाद, जिला पंचायत सीईओ। रमेश निषाद जी, हरेश मंडावी जी, सीईओ जिला पंचायत कांकेर। निषाद साहब बोल रहे हैं पूरा कांकेर बदल दूंगा। हरेश मंडावी जी सीईओ जिला पंचायत। इंदिरा कल्याण एलिसेला साहब आ जाएंगे कृपया, एसएसपी कांकेर। इंदिरा कल्याण एलिसेला साहब, एसएसपी कांकेर। दिलराज प्रभाकर सर के साथ जो आए चंद्रा अग्रवाल, वो आ जाएंगे, आईएफएस चंद्रा अग्रवाल। आशाराम नेताम जी के लिए हमारे पास एक मोमेंटो है सर, आप और विजय शर्मा जी अपने हाथ से दे दें आशाराम नेताम जी के लिए। विक्रम उसेंडी जी के लिए भी। आशाराम जी प्लीज आ जाइए। आज जन्मदिन भी है, सब तालियों से स्वागत करिए जोर से। कल था, सॉरी कल था, बिलेटेड बोल दीजिए।
बनना है। विक्रम उसेंडी जी, विक्रम जी, शरद सर और विजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा एक बार। बहुत सीनियर विधायक हैं, बहुत सरल सहज, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अब मेरा निवेदन है शरद जी, विजय शर्मा जी के लिए हमारे पास एक मोमेंटो है, एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह बंसल परिवार की तरफ से। गौरव जी लेकर आएंगे प्लीज। श्री राम की प्रतिमूर्ति सर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अजय मंडावी जी सर, यहाँ के पद्मश्री इनको मिला था, कुछ बनाकर आपके लिए लाए हैं सर, कुछ बनाकर लाए। पद्मश्री हैं वुडन आर्ट अजय मंडावी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आ जाइए मंच पर, आ जाइए जिसको आना है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आप लोग भी राखी बांधेंगी, बांध लीजिए उनको, अभी ट्रेन पकड़नी, जल्दी कर लीजिए प्लीज ना। अजय जी आ जाएंगे मंच पर। अजय मंडावी जी, अजय मंडावी जी मंच पर आ जाएंगे जल्दी। मेरा निवेदन है कि आप लोग जो मिल चुके हो नीचे उतर जाए, उनकी ट्रेन है अभी 2 घंटे बाद, उनको रायपुर से ट्रेन पकड़नी है सरगुजा के लिए प्लीज।